नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। भारत के साथ व्यापार पर पाकिस्तान का यू टर्न। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, मौजूदा हालातों के मद्देनजर भारत के साथ व्यापार जारी नहीं रखना चाहता पाकिस्तान। इससे पहले एक खास समिति ने कपास और शक्कर के आयात को जारी रखने की रखी थी सिफारिश। आरबीआई ने भुगतान बैंक की बैलेंस लिमिट दोगुनी की। अब 2 लाख रुपए तक जमा कर सकेंगे ग्राहक। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मकसद से हुई घोषणा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में हुआ संशोधन। एमएसएमईज को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने जारी किया अध्यादेश। इन उद्योगों की इंसॉल्वेंसी के लिए प्री पैकेज्ड रिजोल्यूशन प्रोसेस की व्यवस्था। उत्तराखंड में जंगल में आग की घटनाओं में लगातार इजाफा। बीते 6 महीनों में देश में 1000 से भी ज्यादा फॉरेस्ट फायर की घटनाएं। पूर्वोत्तर और मध्य भारत के जंगलों पर मंडरा रहा है खतरा। और रूस में संविधान संशोधन को व्लादिमीर पुतिन की मंजूरी। 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ। पिछले साल रूस की जनता ने किया था रेफरेंडम। आइए खबरों की शुरुआत करें। पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान आया कि मौजूदा परिस्थितियों में पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार को जारी नहीं रखना चाहता। यह फैसला उन्होंने हाल ही के कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक के बाद लिया। बैठक में भारत से कपास और शक्कर के आयात पर चर्चा की गई। इमरान खान का यह फैसला पाकिस्तान का यू टर्न है, क्योंकि इससे पहले आर्थिक समन्वयन समिति ने भारत से कपास और शक्कर के आयात को जारी रखने की सिफारिश की थी। समिति ने इस तरह के आयात पर पिछले 2 सालों से लगे प्रतिबंध को हटाने की बात कही थी। कैबिनेट बैठक के बाद इमरान खान ने वाणिज्य मंत्रालय को निर्देश दिए कि वो कपड़ा और शक्कर से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुविधा देने के लिए कड़े कदम उठाए। इसके साथ ही इन मदों के लिए सस्ते आयात स्रोतों को तलाशने पर भी बैठक में जोर दिया गया। आपको बता दें कि 2019 में भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद पाकिस्तान ने व्यापार और रेलवे सेवाओं को निलंबित कर दिया था। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए भारत से होने वाले दवाओं और जरूरी ड्रग्स के कच्चे माल के आयात पर लगी रोक को मई 2020 में हटा दिया गया। हालांकि कपास, धागा और शक्कर पर प्रतिबंध जारी रखा गया। इससे पाकिस्तान में कपास की आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा। इसे देखते हुए ही आर्थिक समन्वयन समिति के सामने इस प्रतिबंध को हटाने के लिए प्रस्ताव रखा गया। इस पर विचार करते हुए समिति ने प्रतिबंध को हटाने की सिफारिश की थी। बाद में मंत्रिमंडल ने इस पर अपनी सहमति रोक ली। पिछले दिनों श्रीलंका की अध्यक्षता में बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बिम्स्टेक की यह 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक थी, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरा किया गया। भारत समेत दूसरे सदस्य देशों ने भी इस बैठक में शिरकत की। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने बिम्स्टेक देशों के तेजी से विकास की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की बात कही। सदस्य देशों के बीच एकजुटता की कमी को लेकर भारत ने चिंता जाहिर की है। इसके लिए भारत के विदेश मंत्री ने म्यांमार और बांग्लादेश के बीच चल रहे रोहिंग्या शरणार्थी संकट के मुद्दे को जिम्मेदार माना है। इसी के चलते बिम्स्टेक अभी तक एक कॉमन चार्टर तक नहीं पहुंच सका है। बैठक के दौरान चौंकाने वाली बात यह रही कि सदस्य देशों के बीच म्यांमार में चल रहे वर्तमान संकट पर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। इस बैठक में बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही सभी देश आपराधिक मामलों से डील करने के लिए समान आचार संहिता पर भी आगे बढ़ रहे हैं। इस मामले में सभी देश बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स पर सहमत हुए। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के तटीय और उससे जुड़े क्षेत्र में आने वाले देश शामिल हैं। इसमें शामिल 7 देश हैं: भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के जरिए हुई थी। देश में डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने एक और नई पहल की है। केंद्रीय बैंक ने घोषणा कर भुगतान बैंकों की एंड ऑफ द डे बैलेंस लिमिट को दोगुना कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ग्राहक अब 2 लाख तक का बैलेंस रख सकेगा। गौरतलब है कि काफी लंबे अरसे से ये बैंक्स इस सीमा को बढ़ाने की मांग आरबीआई से कर रहे थे। इससे पहले 2014 में आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें यह सीमा 1 लाख रुपए रखी गई थी। आरबीआई ने यह फैसला वित्तीय समावेशन में इन बैंकों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए लिया है। इस फैसले से उम्मीद है कि प्रवासी मजदूरों, कम आय वाले घरों, छोटे कारोबारियों और दूसरे गैर संगठित समूहों को फायदा पहुंचेगा।
आपको बता दें कि छोटे कारोबार और कम आय वाले घरों के लिए समग्र वित्तीय सेवाओं पर अध्ययन के लिए नचिकेत मोर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को और मजबूत करने के लिए उपायों का प्रस्ताव सामने रखना था। समिति द्वारा 2014 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। भुगतान बैंक दूसरे बैंकों की तरह ही हैं, लेकिन इनका दायरा काफी सीमित होता है। ये बैंक केवल मांग जमा रख सकते हैं, लेकिन लोन या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। इसके अलावा ये बैंक रेमिटेंस सेवाएं, मोबाइल भुगतान, मोबाइल ट्रांसफर और खरीदारी की सुविधाएं भी देते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में हाल ही में कुछ बदलाव किए गए। इसके लिए माननीय राष्ट्रपति ने पिछले दिनों अध्यादेश जारी किया। अब एक निश्चित समयावधि के भीतर इस अध्यादेश को हटाने के लिए एक बिल संसद में रखा जाएगा। ये बदलाव कोरोना महामारी के चलते एमएसएमईज यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर हुए प्रभावों के मद्देनजर किए गए हैं। अध्यादेश में साफ किया गया है कि एमएसएमईज के दिवालियापन के निपटान से जुड़ी जो भी खास मांगे हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एमएसएमईज को अधिक सफल बनाने के लिए भी अध्यादेश में वैकल्पिक दिवालियापन निपटान प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। अध्यादेश के जरिए 2016 के कानून में बेस रिजोल्यूशन प्लान और प्री पैकेज्ड रिजोल्यूशन प्रोसेस प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। बेस रिजोल्यूशन प्लान एक विशेष रिजोल्यूशन प्लान यानी निपटान योजना होगी, जिसे एक कॉरपोरेट कर्जदार प्री पैकेज्ड रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत मुहैया कराएगा। प्री पैकेज्ड रिजोल्यूशन प्रोसेस की व्यवस्था एमएसएमईज के लिए की गई है। भारत के नजरिए से देखें तो यह एक खास व्यवस्था है जिसमें किसी कंपनी के कारोबार के संबंध में एक खरीदार से बातचीत उस कंपनी में दिवालियापन अधिकारी की नियुक्ति से पहले ही हो जाती है। सरकार ने एमएसएमईज के लिए प्री पैकेज की व्यवस्था इसलिए की है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों की बड़ी भूमिका है। इसके अलावा भारत की जनसंख्या को इनसे रोजगार मिलता है। भारत में फिलहाल 6 लाख से 7 लाख कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें एमएसएमईज का दर्जा हासिल है। एफडीआई पर हाल ही में कुछ ताज़ा आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों के मुताबिक एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले 10 महीनों में अपने रिकॉर्ड स्तर 72.12 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसमें री इन्वेस्टेड अर्निंग्स यानी पुनर्निवेशित आय भी शामिल है। ये आंकड़े अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 की अवधि के लिए जारी हुए हैं, लेकिन जनवरी 2021 में ही अगर ताज़ा फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें तेजी से कमी आई है। जनवरी महीने में यह गिरकर 2.71 बिलियन डॉलर हो गया, जो कि दिसंबर 2020 में 7.62 बिलियन डॉलर था। एफडीआई इक्विटी फ्लो के हालिया ट्रेंड को देखें तो वित्त वर्ष 2020 से 21 के पहले 10 महीनों में 28% इजाफे के साथ यह 54.18 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल इतनी ही अवधि में यह 42.34 बिलियन डॉलर था। वित्त वर्ष 2020-21 में जितना भी एफडीआई भारत आया है उसमें सबसे ज्यादा सिंगापुर, अमेरिका और यूएई की भूमिका रही है। इन देशों से इस दौरान 62% एफडीआई किया गया है। सबसे ज्यादा निवेश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उद्योग में किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माने तो जनवरी में 29% एफडीआई इक्विटी के साथ जापान सबसे आगे रहा है। इसके बाद सिंगापुर और अमेरिका का नाम आता है। जनवरी में कंसल्टेंसी सेवाओं में सबसे ज्यादा 21.8% निवेश हुआ है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दूसरे और सेवा क्षेत्र तीसरे स्थान पर है। केंद्र सरकार ने श्रम ब्यूरो को 5 बड़े ऑल इंडिया सर्वे करने की जिम्मेदारी दी है। इन सभी 5 सर्वे को श्रम ब्यूरो ने ही विकसित किया है, जिसमें एक्सपर्ट्स की मदद भी ली गई। ये 5 ऑल इंडिया सर्वे हैं: प्रवासी कामगारों का अखिल भारतीय सर्वे, घरेलू कामगारों का अखिल भारतीय सर्वे, परिवहन क्षेत्र में सृजित रोजगार का अखिल भारतीय सर्वे, पेशेवरों द्वारा सृजित रोजगार का अखिल भारतीय सर्वे और AQEES यानी ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। श्रम ब्यूरो ने इनमें प्रवासी कामगारों का अखिल भारतीय सर्वे और AQEES को लॉन्च कर दिया है। बाकी 3 सर्वे चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किए जाएंगे। प्रवासी कामगारों के अखिल भारतीय सर्वे में माइग्रेशन से जुड़े रोजगारों के प्रकार और प्रवासी कामगारों के सामने आने वाली चुनौतियों आदि का अध्ययन किया जा रहा है। AQEES के जरिए एस्टेब्लिशमेंट्स को रोजगार आकलन मुहैया कराया जाएगा। यह डेटा चुनिंदा सेक्टर्स में तिमाही स्तर पर होने वाले बदलावों के लिए अहम होगा। घरेलू कामगारों का अखिल भारतीय सर्वे देश में मौजूद कुल घरेलू कामगारों के आकलन में मददगार होगा। यह अपनी तरह का पहला सर्वे होगा। परिवहन क्षेत्र में सृजित रोजगार के अखिल भारतीय सर्वे में परिवहन क्षेत्र से पैदा होने वाले रोजगारों का आकलन किया जाएगा। वहीं पेशेवरों द्वारा सृजित रोजगार के अखिल भारतीय सर्वे से वकील, डॉक्टर्स आदि प्रोफेशन से मिलने वाले
रोजगारों के आकलन में मदद होगी। 2020 में भारत सबसे बड़ा रियल टाइम ऑनलाइन लेन देन करने वाला देश बनकर उभरा है। देश में लगभग 25.5 बिलियन रियल टाइम ऑनलाइन भुगतान हुए। भारत के बाद चीन में 15.7 बिलियन, दक्षिण कोरिया में 6 बिलियन, थाईलैंड में 5.2 बिलियन और यूके में 2.8 बिलियन रियल टाइम ऑनलाइन लेन देन हुआ। शीर्ष 10 देशों में 1.2 बिलियन लेन देन के साथ अमेरिका 9वें स्थान पर रहा। फिर भी भारत में कागज आधारित भुगतानों की हिस्सेदारी अभी भी लगभग 61.4% है। हालांकि इन आंकड़ों में 2025 तक बदलाव की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक रियल टाइम भुगतान और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान क्रमशः 37.1% और 34.6% तक बढ़ने की संभावना है। इससे पेपर आधारित लेन देन का हिस्सा 28.3% रह जाएगा। इसके अलावा 2024 तक सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में रियल टाइम भुगतान की मात्रा 50% से अधिक होने की उम्मीद है। इंडियन प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 से 25 के दौरान डिजिटल भुगतान 27% सालाना दर से बढ़ने की उम्मीद है। इसका 2020 के 2153 लाख करोड़ रुपए के लेन देन से फाइनेंशियल ईयर 25 में 7092 लाख करोड़ रुपए तक के होने का अनुमान है। उत्तराखंड में 24 घंटे में ही 45 दावानल यानी फॉरेस्ट फायर की घटनाओं ने फिर से इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। देश में पिछले 6 महीने में 1000 से भी ज्यादा फॉरेस्ट फायर की घटनाएं देखी गई। 2021 की शुरुआत से ही हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर सीमा, ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात में फॉरेस्ट फायर की लगातार घटनाएं हो रही हैं। आमतौर पर अप्रैल मई में देश के विभिन्न भागों में फॉरेस्ट फायर होती है, लेकिन इस साल उत्तराखंड में सर्दियों के दौरान भी फॉरेस्ट फायर देखी गई। ISFR यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2019 तक देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.67% भाग वनाच्छादित है, जबकि 2.89% भाग पर वृक्ष है। ISFR को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा जारी किया जाता है। बीते वर्षों की घटनाओं के आधार पर देखा जाए तो पूर्वोत्तर और मध्य भारत क्षेत्रों के वन फॉरेस्ट फायर के लिए सबसे वल्नरेबल क्षेत्र रहे हैं, जबकि एक अनुमान के मुताबिक देश के कुल वन आवरण का लगभग 26.2% क्षेत्र फॉरेस्ट फायर के लिए हाईली प्रोन और मॉडरेटली प्रोन श्रेणियों में शामिल है। गौरतलब है कि फॉरेस्ट फायर के कई प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन भारत में फॉरेस्ट फायर का एक मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं। बीते कुछ समय में भारत ने फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए कुछ अहम प्रयास किए हैं। भारत में 2004 के बाद से FSI ने वास्तविक समय में जंगल की आग की निगरानी के लिए फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम विकसित किया। इसके अलावा अब नासा और इसरो उपग्रह से एकत्रित जानकारी का उपयोग भी इसे रोकने में किया जाता है। दिल्ली सरकार जल्द से जल्द हर नगर निगम क्षेत्र में 3 इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पार्क्स बनाने जा रही है। इसका खास मकसद इस्तेमाल किए जा चुके प्रोडक्ट्स को डिसमेंटल यानी टुकड़े करना और रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण करना है। दिल्ली सरकार के अधिकारी इसके लिए योजना तैयार कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और उपराज्यपाल के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में ई-रिसाइकलिंग की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन हाल ही में दिल्ली नगर निगमों को इसकी इजाजत मिली है। ई कचरे के सेग्रीगेशन का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की लैंडफिल साइट्स पर दबाव को कम करना है। गौरतलब है कि दिल्ली से हर दिन गाजीपुर, भलसवा और ओखला साइट्स पर 10,000 टन अपशिष्ट भेजा जाता है। बताया जा रहा है कि इन पार्क्स को उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में बनाया जाएगा, जिसमें हर एक पार्क का क्षेत्रफल 20 एकड़ के आसपास होगा। इन पार्क्स में डिसमेंटलिंग और रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए कुछ बिल्डिंग्स होंगी। योजना के मुताबिक इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स से ई वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद यहां उन्हें रिसाइकिल किया जाएगा। बाद में रिसाइकिल किए गए प्रोडक्ट्स को विनिर्माताओं को सप्लाई कर दिया जाएगा। इन पार्क्स में रिसाइकलिंग प्रोसेस के बाद दोनों तरह के उत्पाद बन सकेंगे, चाहे वह धातु हो या प्लास्टिक। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस योजना को अगर पूरा कर दिया जाता है तो सीलमपुर जैसे इलाकों में होने वाली गैर कानूनी ई वेस्ट प्रोसेसिंग को रोका जा सकेगा। सीलमपुर एशिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट मार्केट है। इसके अलावा ई वेस्ट की गलत तरीके से की जाने वाली हैंडलिंग पर भी लगाम लगेगी। आपको बता दें कि ई वेस्ट की हैंडलिंग अगर सही तरीके से नहीं की जाती है तो इससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को खतरा बढ़ सकता है। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों को उनकी EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करने में मददगार होंगी। EPR का प्रावधान 2016 के ई कचरा प्रबंधन नियमों में किया गया है। EPR के मुताबिक हर एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादक की जिम्मेदारी होती है कि वह ई कचरे का पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन करे।
पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली की एक जगह को BHS यानी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया। सरकार ने यह फैसला यहां मीठे पानी की मछली की एक दुर्लभ प्रजाति के पाए जाने की वजह से लिया है। इस प्रजाति को नाम दिया गया है सिस्तूरा हिरण्यकेशी। यह उप प्रजाति सिस्तूरा प्रजाति में शामिल है। सिस्तूरा एक खास तरह की मछली है जो जल और प्रवाह में ऑक्सीजन की भारी प्रचुरता में रहती है। महाराष्ट्र सरकार इससे पहले गढ़चिरौली जिले के ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, जलगांव के लंदूर खोरी पार्क, पुणे के गणेश खिंद आदि को भी BHS घोषित कर चुकी है। आपको बता दें कि BHS का जिक्र जैव विविधता अधिनियम 2002 में किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी स्थान के BHS घोषित होने के बाद उसे कानूनी संरक्षण मिलता है। राज्य सरकार स्थानीय निकायों से परामर्श कर जैव विविधता के नजरिए से महत्वपूर्ण किसी भी जगह को BHS घोषित कर सकती है। इसके अलावा इन विरासत स्थलों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए केंद्र से राय लेकर राज्य सरकार नियम बना सकती है। गाइडलाइंस के मुताबिक BHS कुछ खास क्षेत्र हैं जो पारितंत्र के स्तर पर काफी दुर्बल होते हैं। ये भूमिगत, तटीय, अंतःजलीय और समुद्री हो सकते हैं। BHS उन स्थानों को ही घोषित किया जाता है जिसमें स्थानीय प्रजाति, उच्च स्थानीयता यानी एंडेमिज्म, दुर्लभ या थ्रेटेंड स्पीशीज की उपस्थिति, कीस्टोन प्रजाति की उपस्थिति आदि सभी या इनमें से कोई एक तत्व शामिल हो। बेंगलुरु के नल्लूर टैरामिंड ग्रोव, चिकमंगलूर का होग्रेकन, बेंगलुरु का कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, मणिपुर का दियलोंग गांव, तेलंगाना की अमीनपुर झील, असम का माजुली द्वीप आदि प्रमुख बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। पिछले दिनों कोरल रीफ्स को लेकर एक अध्ययन जारी किया गया है। एक जीव विज्ञानी द्वारा किए गए इस अध्ययन में कोरल रीफ्स को पहुंच रहे लगातार नुकसान पर चिंता जाहिर की गई है। इस स्टडी के मुताबिक वैश्विक स्तर पर कोरल रीफ्स की संख्या में 10% की कमी आई है, जबकि अगले 20 सालों में 30% कोरल रीफ्स लुप्त हो सकते हैं। वहीं अगर कोरल रीफ्स का सही से संरक्षण नहीं किया जाता तो इंडो मलाया क्षेत्र के सभी कोरल रीफ्स अगले 40 सालों में पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। कोरल्स पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधतापूर्ण समुद्री पारितंत्र हैं। माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति 200 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। कोरल के बारे में बता दें कि ये पॉलिप्स नाम के जीवों के हजारों की संख्या में एक साथ आने से बनते हैं। हर एक पॉलिप का एक स्टमक होता है जो केवल एक तरफ से खुलता है। पहले यह स्टमक एक मुंह के तौर पर काम करता है। कोरल्स इसी मुंह के रास्ते भोजन ग्रहण करते हैं, बाद में इसी रास्ते अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। यह मुंह टेंटेकल्स यानी लता तंतुओं से घिरा रहता है। टेंटेकल्स कोरल्स यानी प्रवालों के लिए रक्षा करने और भोजन के लिए छोटे जीवों को कैप्चर करने में काम आते हैं। ज्यादातर प्रवाल रात के समय ही अत्यंत सूक्ष्म जीवों का भोजन करते हैं। कोरल तेज समुद्री तरंगों के खिलाफ एक बैरियर के तौर पर काम करते हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में कटाव की रोकथाम होती है। इसके अलावा ये समुद्री मछलियों और दूसरे जीवों के लिए ब्रीडिंग, नेस्टिंग और फीडिंग के लिए भी स्थान देते हैं। विश्व स्तर पर कोरल के वितरण की बात करें तो इस मामले में इंडोनेशिया सबसे आगे है, जहां कोरल रीफ्स का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। दक्षिण एशिया में भारत, मालदीव, श्रीलंका और चागोस द्वीप में सबसे ज्यादा कोरल्स हैं। सामूहिक रूप से देखें तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर मौजूद ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा कोरल समूह है। भारत में मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कच्छ की खाड़ी में प्रवाल पाए जाते हैं। वर्तमान में तटीय क्षेत्रों के तेजी से हो रहे विकास, गलत तरीके से किया जाने वाला मत्स्यन, घरेलू और औद्योगिक कचरे के चलते प्रवालों को खासा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा गाद के तेजी से बढ़ने, अति खनन, ग्लोबल वार्मिंग आदि भी कोरल्स के लिए संकट हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने FCA यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में कई संशोधनों का प्रस्ताव किया है। इससे वन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आसानी रहेगी। खबरों के मुताबिक इन संशोधनों को मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ साझा किया गया था, हालांकि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। नए संशोधनों में जंगलों में रेलवे, सड़कों, वृक्षारोपण, तेल की खोज, वन्यजीव पर्यटन और रणनीतिक परियोजनाओं को छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव का एक मकसद राज्य सरकारों को निजी व्यक्तियों और निगमों को वन भूमि पट्टे पर अधिकार देना भी है। यदि प्रस्तावित संशोधन लागू होते हैं तो वे गोडावरमन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 1996 के फैसले के प्रावधानों को कम कर देंगे। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी क्षेत्रों में FCA के कवरेज का विस्तार किया था। इसमें उन सभी भूमि को FCA के प्रावधानों द्वारा संरक्षित किया गया था जो जंगल की परिभाषा को संतुष्ट करते हों। गौरतलब है कि FCA यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980 देश में वनों की कटाई को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है,
यह केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी गैर वानिकी कामों के लिए वनों की कटाई को प्रतिबंधित करता है। इस क्लियरेंस प्रक्रिया में स्थानीय वन अधिकार धारकों और वन्य जीव अधिकारियों से सहमति प्राप्त करना शामिल है। हालांकि केंद्र को ऐसे अनुरोधों को अस्वीकार करने या कानूनी रूप से बाध्यकारी शर्तों के साथ अनुमति देने का अधिकार है। बीते दिनों जलवायु परिवर्तन से जलीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर एक शोध प्रकाशित किया गया। दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में खुले पानी की प्रजातियों की कुल संख्या में लगभग आधे की गिरावट आई है। ये गिरावट 1970 से 2010 तक बीते 40 वर्षों के दौरान देखी गई है। इसी दौरान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्री सतह का तापमान लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन पहले से ही समुद्री प्रजातियों की विविधता के वितरण को प्रभावित कर रहा है। उत्तरी गोलार्ध में पानी के तेजी से गर्म होने की वजह से यह परिवर्तन और अधिक होता है। इस बारे में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में अध्ययन प्रकाशित किया गया। इस अध्ययन के मुताबिक भी प्रजातियों के पतन और बढ़ते तापमान के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि 20 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान पर मछली की प्रजातियों की विविधता कम होती है। हालांकि ओवरफिशिंग जैसे कई कारकों ने भी उष्णकटिबंधीय प्रजातियों को प्रभावित किया है। आपको बता दें कि महासागरीय पानी के गर्म होने से कुछ प्रजातियों को ठंडे पानी वाले क्षेत्र की तरफ जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। 1955 से मछली, मोलस्क, पक्षी और कोरल सहित 48,661 समुद्री प्रजातियों पर डेटा का विश्लेषण किया गया है। यह डेटा खुले पानी और सी बेड ड्वेलिंग यानी समुद्री प्रजातियों के लगभग 20% प्रजाति को कवर करता है। अध्ययन के अनुसार 1970 और 2010 के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सी फ्लोर से जुड़ी प्रजातियों की संख्या स्थिर रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक बिल पर अपने दस्तखत किए। इस कानून के बनने से पुतिन के 2036 तक सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। यानी वे अब 83 साल की उम्र होने तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इस कानून के जरिए रूस के संविधान में संशोधन किया गया है। इसके लिए पिछले साल जुलाई में रूस के लोगों ने एक रेफरेंडम किया था, जिसे 78% मतदाताओं का समर्थन मिला। अब इस रेफरेंडम को कानूनी रूप दे दिया गया है। इस संशोधन के पहले रूस में 6 वर्षीय अधिकतम 2 कार्यकालों का प्रावधान था। नए संशोधन के जरिए पुतिन ने अपने लिए 2 अतिरिक्त कार्यकालों की व्यवस्था कर ली है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 69 वर्षीय पुतिन साल 1999 से ही लगातार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। फिलहाल 2012 से वे राष्ट्रपति बने हुए हैं। 2018 में उन्हें इस पद के लिए दोबारा चुना गया था। राष्ट्रपति पुतिन 20 सालों से भी ज्यादा समय से रूस के शीर्ष नेता बने हुए हैं। इससे पहले जोसेफ स्टालिन सबसे लंबे कार्यकाल तक सत्ता में रहे। वे 1941 से 1953 तक सोवियत संघ के प्रीमियर रह चुके थे। इस पूरी व्यवस्था में एक और रोचक तथ्य यह है कि पुतिन फिलहाल राष्ट्रपति के चौथे कार्यकाल में हैं, जबकि संशोधन से पहले तक अधिकतम 2 कार्यकालों का ही प्रावधान था। इसके लिए पिछले साल स्टेट डूमा यानी रूस की संसद के निचले सदन ने एक संशोधन कर पुतिन के पिछले सभी कार्यकालों को जीरोड आउट घोषित कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि पुतिन के पिछले 2 कार्यकालों को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। बीते दिनों मुंबई में तीसरे JLN यानी ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड को संचालित किया गया। इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत की उपस्थिति में शुरू किया गया। JLN का उद्देश्य भविष्य की युद्धक गतिविधियों के दौरान तीनों सेनाओं के बीच इंटीग्रेशन और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर बनाना है। इसलिए सरकार ने अक्टूबर 2020 में गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर और मुंबई में JLN की स्थापना के लिए अनुमोदन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। गौरतलब है कि गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में JLN का संचालन 1 जनवरी 2021 से किया जा चुका है। आपको बता दें कि JLN ऑपरेशंस के सफलतापूर्वक संचालन के लिए तीनों सशस्त्र बलों को हर स्तर पर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कवर प्रदान करेगा। इसके तहत छोटे हथियारों के लिए गोला बारूद, राशन, ईंधन, जनरल स्टोर का सामान, एविएशन क्लॉथ आदि शामिल हैं। इसके अलावा यह अभियानों के दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के लिए इंजीनियरिंग सहयोग भी प्रदान करेगा। इस पहल से न केवल वित्तीय बचत होगी बल्कि मानव श्रम की बचत और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग भी सुनिश्चित होगा। साथ ही तीनों सेनाओं के मध्य बेहतर समन्वय भी बनेगा। बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेज 2021 को मंजूरी मिल गई। नीति दस्तावेज को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
इस नीति का मसौदा 13 जनवरी 2020 को पब्लिक डोमेन में कमेंट्स के लिए रखा गया था। इसका उद्देश्य रेयर डिजीजेज यानी दुर्लभ रोगों के इलाज की लागत को कम करना है। इसके लिए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अंतर्गत नेशनल कंसोर्टियम बनाया जाएगा, जो कि इन बीमारियों के लिए स्वदेशी अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा। नई नीति के तहत रेयर डिजीज से पीड़ित व्यक्ति को एक बार इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के साथ साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर आने वाली आबादी को भी शामिल किया जाएगा। इस नीति में रेयर डिजीज के लिए एक नेशनल रजिस्ट्री बनाने की भी परिकल्पना की गई है, जो कि हॉस्पिटल से मिले आंकड़ों पर आधारित होगी। इस रजिस्ट्री का उद्देश्य रेयर डिजीज को परिभाषित करना और देश के भीतर इन बीमारियों से संबंधित अनुसंधान और विकास के लिए डेटा उपलब्ध कराना है। गौरतलब है कि नई नीति के तहत एक क्राउड फंडिंग तंत्र की भी व्यवस्था की जाएगी। इसमें कॉरपोरेट्स और इंडिविजुअल्स को इन बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रेयर डिजीज में उन बीमारियों को शामिल किया जाता है जो आमतौर पर बड़ी आबादी में नहीं होती हैं। इसके लिए 3 मार्कर्स मतलब बीमारी से ग्रस्त लोगों की कुल संख्या, इसकी व्यापकता और उपचार विकल्पों की उपलब्धता या गैर उपलब्धता का उपयोग किया जाता है। WHO के मुताबिक रेयर डिजीज में उन बीमारियों को शामिल किया जाता है जो कि प्रति 10,000 लोगों में 6.5 से 10 है, या कई रोगों में यह आंकड़ा इससे भी कम है। दुनिया में अनुमानित तौर पर 7,000 ज्ञात रेयर डिजीज हैं और इसके अनुमानित रोगियों की संख्या 300 मिलियन के करीब है। भारत में लगभग 70 मिलियन लोग रेयर डिजीज से ग्रसित हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज इंडिया के अनुसार वंशानुगत कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जन्मजात विकृतियां, गोचर रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर आदि रेयर डिजीज में शामिल हैं। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने CWC यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने CWC से अपनी भंडारण क्षमता को 2023 तक दोगुना करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में CWC की कुल भंडारण क्षमता 125 लाख मीट्रिक टन है। इसके साथ ही उन्होंने CWC को वित्त वर्ष 2024-25 तक 10,000 करोड़ का टर्नओवर हासिल करने के भी निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान CWC से आग लगने, भूकंप और चोरी होने जैसी घटनाओं के लिए सेफ्टी ऑडिट करने को कहा है। वहीं इस बात पर भी अधिक जोर दिया गया कि प्याज, आलू और टमाटर आदि के भंडारण के लिए ज्यादा से ज्यादा कोल्ड चेन सुविधाएं तैयार की जाएं। आपको बता दें कि CWC एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना द वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस एक्ट 1962 के तहत की गई थी। CWC एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का लक्ष्य विश्वसनीय, वहनीय, मूल्यवर्धित और समेकित वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स की सुविधा सुनिश्चित करना है। इस निगम की प्राधिकृत पूंजी 100 करोड़ जबकि पेड अप कैपिटल 68.02 करोड़ रुपए है। साल 2018-19 CWC का कुल टर्नओवर 1604.62 करोड़ रहा। 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक इस संगठन के तहत कुल 415 वेयर हाउस काम कर रहे थे। प्राधिकृत पूंजी किसी कंपनी की पूंजी की वह अधिकतम राशि होती है जिसके लिए कंपनी अपने शेयरधारकों को शेयर्स जारी कर सकती है। वहीं पेड अप कैपिटल वह रकम होती है जिसके लिए शेयरधारकों को शेयर्स जारी किए जाते हैं और शेयरधारक भुगतान करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पेड अप कैपिटल प्राधिकृत पूंजी यानी ऑथराइज्ड कैपिटल से हमेशा कम या उसके बराबर रहती है। आइए अब जल्दी से डालते हैं मैप वाले सेक्शन पर एक नजर। मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। प्रिय व्यूअर्स, पिछले बुलेटिन में हमने आपसे सुएज नहर के उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं के नाम कमेंट में बताने को कहा था। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुएज नहर में एक व्यापारिक जहाज फंसने के कारण यहां ब्लॉकेज की स्थिति बनी रही। आइए अब सुएज नहर के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल सुएज नहर एक लिंक है जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसके अलावा यह अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग भी करती है। इस नहर का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह एशिया और यूरोप के बीच एक सीधा मार्ग प्रदान करती है। इसकी लंबाई 193 किलोमीटर है। अगर इस नहर को हटा दिया जाए तो मानकर चलिए कि एशिया से यूरोप जाने वाले व्यापारिक जहाजों को केप ऑफ गुड होप का रास्ता फॉलो करना पड़ेगा।
यानी कि हिंद महासागर को पार करते हुए अटलांटिक महासागर पहुंचना और फिर यहां से उत्तरी दिशा का अनुसरण करते हुए पश्चिमी यूरोप या फिर भूमध्य सागर पहुंचना। इसका उत्तरी बिंदु पोर्ट सईद है और दक्षिणी बिंदु स्वेज है। यह सिनाई प्रायद्वीप से सटा हुआ है और यह मिस्र के भू क्षेत्र का भाग है। सिनाई प्रायद्वीप की बात करें तो यह एक त्रिकोण आकार का भू क्षेत्र है जो अफ्रीका और एशिया को आपस में जोड़ता है। इसके पूर्व में अकाबा की खाड़ी, पश्चिम में स्वेज की खाड़ी और दक्षिण में यह लाल सागर से घिरा हुआ है। आइए अब दोबारा से स्वेज नहर पर बढ़ते हैं। दरअसल स्वेज नहर का निर्माण 1869 में कर दिया गया था और इसे नेविगेशन के लिए खोल दिया गया था। उसके बाद 1956 में मिस्र ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्वेज नहर प्राधिकरण के मुताबिक मिस्र एकमात्र ऐसा देश है जिसने वैश्विक व्यापार को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र की खुदाई करके एक नहर का निर्माण किया हो। इसके अलावा यह एकमात्र ऐसी नहर है जो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में सीधे जोड़ती है। पिछले दिनों एक डेटा रिलीज किया गया जिसके अनुसार केवल मार्च महीने में 300 से ज्यादा अफगानियों का आतंकी हमले में मार दिया गया। इसलिए इस बात को संदर्भ मानते हुए हम अगले बुलेटिन में अफगानिस्तान पर चर्चा करेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में इसके पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। ट्रिब्यूनल्स यानी न्यायाधिकरण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश का नाम है ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। इस अध्यादेश के जरिए सरकार ने 10 कानूनों में संशोधन कर कई अपीलीय अधिकरणों की व्यवस्था खत्म कर दी है। इन कानूनों में शामिल है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, कॉपीराइट एक्ट 1957, कस्टम्स एक्ट 1962, पेटेंट एक्ट 1970, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 इत्यादि। हाल ही में दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने 5G रेडी IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म में करोड़ों की संख्या में डिवाइसेस, एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने और उन्हें प्रबंधित करने की क्षमता मौजूद है। इस सेवा से जुड़ने के लिए एंटरप्राइजेस को चाहिए कि वे 3 मांगों को पूरा करें। पहली, कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस, दूसरी, डेटा की सुरक्षा और तीसरी, IoT डेटा प्रणाली हमेशा कार्यरत रहे। इसके लिए उस एंटरप्राइज का मौजूदा IoT सिस्टम से जुड़ा होना अनिवार्य है। हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर लोगों की सूची जारी की। सूची के मुताबिक अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। सूची में पहले स्थान पर अमेरिका जबकि दूसरे पर चीन है। सूची में सबसे ऊपर अमेज़न के CEO और संस्थापक जेफ बेजोस हैं। वे लगातार चौथे साल इस सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं। दूसरे स्थान पर स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क रहे हैं। वहीं भारत के मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहने में कामयाब रहे हैं। वैश्विक सूची में वे 10वें स्थान पर रहे। सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र को भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में शामिल कर दिया है। सरकार ने इसके लिए उच्च दक्षता के सोलर PV मॉड्यूल्स पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। कैबिनेट ने इसके लिए कुल 4500 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। बता दें कि सौर ऊर्जा उत्पादन के संबंध में फोटोवोल्टिक सेल्स के लिए भारत फिलहाल आयात पर निर्भर है। इसकी बड़ी वजह भारत में इन सेल्स के उत्पादन का काफी सीमित होना है। लिहाजा इस योजना के शुरू होने से भारत में PV सेल्स के आयात में कमी आएगी। पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक को संबोधित किया। यह बैठक सतत विकास लक्ष्य 4 की दिशा में आगे बढ़ने के लिए डिजिटल लर्निंग पर E9 पहल के संबंध में की गई थी। E9 देशों के अलावा यूनेस्को और यूनिसेफ के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। E9 देशों में शामिल है बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान। भारत और मॉरिशस एक साथ पोर्ट लुइस के आसपास गहरे समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर रहे हैं। इसके लिए दोनों देशों ने अपनी तरफ से समर्पित जहाज भेजे हैं। इनमें भारत की तरफ से INS सर्वेक्षक को तैनात किया गया है। INS सर्वेक्षक अत्याधुनिक तकनीकी से लैस विशेषीकृत सर्वेक्षण जहाज है।
इस जहाज में डीप सी, मल्टी बीम, इको साउंडर, साइड स्कैन सोनार और चेतक हेलीकॉप्टर की सुविधाएं मौजूद हैं। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति पोर्टल और नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हनी कॉर्नर को लॉन्च किया। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है। यह खास पोर्टल शहद के स्रोत और मधुमक्खियों के छत्तों के स्रोत का पता लगाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए विकसित किया जा रहा है। पिछले दिनों 3 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां चर्चा में रही। इनमें शामिल है पैसिफिक गोल्डन प्लोवर, गढ़वाल और रेडिशेल डक। पैसिफिक गोल्डन प्लोवर खास तौर पर आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र में अलास्का से लेकर रूस में पाए जाते हैं। ये पक्षी अमूमन सर्दियों में दक्षिण एशिया की तरफ प्रवास करते हैं। गढ़वाल पक्षी उत्तरी गोलार्ध के काफी विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं और सामान्यतः सर्दियों की शुरुआत में दक्षिण एशिया में प्रवास पर आते हैं। पिछले दिनों उरियल नाम की प्रजाति चर्चा में रही। जानकारों के मुताबिक इस प्रजाति पर खतरा लगातार बना हुआ है और इन जीवों की संख्या में कमी भी आ रही है। इसके बावजूद उरियल अपने प्राकृतिक स्थानों पर बने हुए हैं। उरियल लद्दाख क्षेत्र की एंडेमिक और दुर्लभ भेड़ प्रजाति है। यह लद्दाख की सिंधु और श्योक घाटी के साथ साथ गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में भी पाई जाती है। रूस, मध्य एशिया और ईरान के कुछ इलाकों में भी इन्हें देखा जा सकता है। IUCN ने फिलहाल उरियल्स को रेड लिस्ट में वल्नरेबल की श्रेणी में रखा है। कोसोवो में पिछले दिनों नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने शपथ ली। विजिसा ओस्मानी सदरियू कोसोवो की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वह कोसोवो की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। कोसोवो यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में स्थित एक लैंडलॉक देश है। नाटो के हस्तक्षेप के बाद 2008 में कोसोवो एक स्वतंत्र देश बना, जिसे अमेरिका, EU सहित दूसरे कई देशों ने मान्यता दी। कोसोवो देश की सीमा उत्तर और पूर्व में सर्बिया, दक्षिण में उत्तरी मैसेडोनिया, पश्चिम में अल्बानिया और उत्तर पश्चिम में मोंटेनेग्रो से लगती है। हाल ही में राजस्थान के जयपुर की कोटपुतली तहसील में पहला खेत आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता 17 लाख यूनिट्स प्रति वर्ष बताई जा रही है। यह पहला संयंत्र है जिसे कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत स्थापित किया गया है। 1 मेगावाट की क्षमता वाला यह प्रोजेक्ट कोटपुतली के भालोजी गांव में लगाया गया है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।